तो फिल्म की शुरुआत 1990 साल के बांडुंग शहर में होती है। यहाँ हम लिंडा नाम की एक महिला को देखते हैं जो हाथ में सिगरेट लेकर ड्रॉर का एल्बम खोलकर पुरानी यादें देख रही थी। जवानी के दिनों की लिंडा समाज की जानी मानी एक सोशलाइट और मैगजीन कवर गर्ल थी। इसके बाद वो घर में अकेले बैठकर टाइम पास करने के लिए क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई एक किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। वो आदमी अपना हाथ नाइफ से काटकर खून छिड़क कर उसे एक स्पेल कास्ट किए हुए कपड़े पर छिड़क कर रिचुअल कर रहा था। तभी लिंडा अपनी हथेली पर अजीब फील करती है। बगल के कमरे से दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर लिंडा उठ खड़ी होती है और अपनी बेटी ईरा को बुलाने लगती है। वहां उसने अजीब से कुछ हाथ देखे। डरने के बावजूद लिंडा घर के पास वाले खुले दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन उसी पल एक डेमोनिक हाथ उसका सिर पकड़ लेता है और खींचना शुरू कर देता है। इस समय दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और सैकड़ों काले हाथ लिंडा की तरफ लपकने लगते हैं। सीन कट होकर 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंडा गंभीर रूप से बीमार थी। ईरा अब बहुत देखभाल के साथ माँ का ख्याल रखती है। लिंडा कहती है फिलहाल उसे एक दिन बहुत लंबा लगता है। रात होते ही वो महसूस करती है जैसे कोई उसे देख रहा है, जिसकी वजह से उसकी मानसिक हालत लगातार खराब हो रही है। ईरा माँ को बताती है कि घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। हालांकि लिंडा के 3 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ ईरा ही अब उसकी देखभाल करती है। लिंडा थोड़ा शांत होती है, लेकिन अचानक फिर दर्द से कराहने लगती है। इस बार उसका शरीर बुरी तरह जलने लगता है। ईरा जल्दी से ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर माँ का शरीर पोंछ देती है। थोड़ा आराम मिलने पर लिंडा सो जाती है। इसके बाद ईरा माँ के बाल संवारते समय बालों के अंदर एक कीड़ा देखती है, जो अगले ही पल फिर गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मिस्टर फियाल को लेटर लिखा जाता है, जो उस मैगजीन के कॉलम की जिम्मेदारी में थे, जो लिंडा का बहुत पसंदीदा था। ईरा लिखती है कि वो और किसी को कुछ बता नहीं पा रही, क्योंकि लिंडा 4 महीने से बीमार है, लेकिन इसकी वजह कोई नहीं जानता। ईरा अपनी आंखों से कई अजीब घटनाएं देख रही है, जो उसकी माँ के साथ हो रही हैं। वो आगे लिखती है, एक दिन दोपहर को माँ को खाना खिला रही थी। उस समय वो असहनीय दर्द महसूस करने लगती है। वो खाने की कटोरी फेंक देती है और जग उठाकर पूरा पानी पी जाती है। फिर भी उनके गले का दर्द किसी भी तरह कम नहीं हो रहा था। छटपटाते हुए वो गले के अंदर से धारदार कुछ निकालती है और उसी कांच के टुकड़े से मेरी आंख में चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लकीली मेरी आंख में कोई चोट नहीं लगी, लेकिन चेहरे पर कांच की हल्की चोट लगी थी। तब माँ को अचानक होश आ जाता है। उस रात मैंने बड़ी बहन आरा और बड़े आरी को फोन किया है, लेकिन वे अपने काम में इतने बिजी हैं कि वापस आने का उनके पास टाइम नहीं है। ईरा आगे लिखती है, माँ की हालत धीरे धीरे खराब हो रही है। लिंडा का गुस्सा जैसे लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि लिंडा असल में प्रोस्टिट्यूट थी और उनके तीनों भाई बहनों के पिता भी अलग अलग थे। वे बचपन में न समझे हों, लेकिन बड़े होने के साथ साथ उन्हें अपनी माँ के पेशे के बारे में समझ आ जाता है। चिट्ठी लिखते समय ईरा माँ के कमरे से अजीब आवाज सुनती है। लिंडा दर्द से तड़प रही थी और मदद मांग रही थी। ईरा के कुछ समझने से पहले ही लिंडा खून की उल्टी करती है, जिसके साथ एक कीड़ा निकलता है। ईरा अपनी माँ को शांत करके अपनी लिखी चिट्ठी डाकघर भेजने निकलती है, और तब लिंडा अजीब कपड़ों में सिगरेट हाथ में लेकर कब्रिस्तान चली जाती है। ईरा घर लौटकर जब माँ के कपड़े बरामदे में पड़े देखती है, तो चिंतित होकर अपनी माँ को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते बाहर आकर लोगों का शोर सुनकर वहां जाकर देखती है कि लिंडा कब्र के ऊपर लेटी है। लिंडा के बर्ताव से सब नाराज हो गए थे। ईरा जल्दी से जाकर माँ को खींच लेती है। गांव वाले चिल्लाकर कहने लगते हैं कि लिंडा का परिवार गांव छोड़कर चला जाए। उस्ताद आकर लोगों को शांत करते हैं और सबको घर वापस जाने को कहते हैं। गांव के मुखिया ईरा को सलाह देते हैं कि वो अपने भाई बहनों को बुलाए, ताकि वे आकर माँ की देखभाल करें। वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसी घटना फिर घटी तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। ईरा घर लौटकर माँ का शरीर साफ करती है और पूछती है, माँ आप क्यों इन कपड़ों में नाना नानी की कब्र पर गई थी? लिंडा माफी मांगते हुए कहती है, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही हूँ। तुम्हारे भाई बहनों में तुम ही एक हो जो मुझे इतना प्यार करती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फियाल ने ईरा की चिट्ठी का जवाब भेजा है। उन्होंने पूरी घटना पढ़कर समझा है कि यह साधारण बीमारी नहीं है, यह तेनुंग यानी ब्लैक मैजिक का असर है। ठीक तभी ईरा दरवाजे पर जोर की आवाज सुनती है। वो दरवाजा खोलते ही देखती है कि आरा और आरी घर आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आरी की वाइफ मर चुकी है, इसलिए वो और उसकी बेटी अकेले ही आए थे। ईरा उन्हें माँ के कमरे में ले जाती है। लिंडा के सोए होने की वजह से वे बाहर आकर बात करते हैं। ईरा कहती है, उस रात की भयानक घटना के बाद माँ बिल्कुल बदल गई है। उनका बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ईरा ने माँ को डॉक्टर दिखाया है, उन्हें कोई बीमारी नहीं मिली। ईरा कहती है, मुझे लगता है माँ को किसी ने कर्स्ड किया है, यानी ब्लैक मैजिक किया है। आरा तुरंत ईरा की बात टाल देती है और वो दोष देती है कि घर की बिखरी हालत
और ईरा की लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। ईरा रोते रोते कहती है, इतना बड़ा घर और बीमार माँ की देखभाल करना यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे लेकर उनके बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी अचानक लिंडा की नींद खुल जाती है। वो ऊपर देखते ही अनगिनत डेमोनिक हाथ और अपनी ही परछाई देखती है। वो काले हाथ लिंडा का गला दबा देते हैं। दम घुटने से वो कांपने लगती है। उसकी चीख सुनकर ईरा दौड़कर आकर माँ को पकड़ती है। उसके बाद आरा और आरी आ पहुंचते हैं। लिंडा का शरीर बेजान होकर ईरा की गोद में गिर जाता है। ईरा माँ को जगाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद ही ईरा समझ जाती है कि उसकी माँ अब सांस नहीं ले रही, यानी लिंडा मर चुकी है। अगले दिन गांव के लोग आकर लिंडा के फ्यूनरल में मदद करते हैं। ईरा माँ के जनाजे में हिस्सा लेने जाने के वक्त आरा को भी बुलाती है, लेकिन आरा को पीरियड्स होने की वजह से बता देती है कि वो नमाज में शामिल नहीं हो पाएगी। इस समय वह ईरा को गले लगाकर पिछली रात के लिए माफी मांगती है। सब जनाजा पढ़ने लगते हैं। सालात खत्म होते ही एक काली बिल्ली लिंडा की लाश के ऊपर से गुजरते ही लिंडा की दोनों आंखें खुल जाती हैं और वो उठकर बैठ जाती है, जिसे देखकर जनाजा पढ़ने आए बाकी लोग डरकर भाग जाते हैं। आरी तुरंत डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर देखकर बताता है कि लिंडा मृत्युकालीन अचेतनता से वापस आई है, यानी वो सामयिक मौत की हालत से उबरकर जिंदा हुई है। डॉक्टर के जाने के बाद ईरा और उसके भाई बहन आकर उसका स्वागत करते हैं। लिंडा कहती है, अब से सब साथ रहेंगे और अलग नहीं होंगे। वो छोटी पोती अडेलिया को गले लगा लेती हैं। अगले दिन सुबह ईरा और आरा देखती हैं कि टेबल पर खाना सजा हुआ था और पूरा घर साफ सुथरा है। वे हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनमें से किसी ने तो यह काम नहीं किया था। तब लिंडा कहती है, मैंने किया है। लिंडा सबको सुबह का ब्रेकफास्ट खाने के लिए बुलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि लिंडा की पलकें एक बार भी बिना झपके स्थिर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक मक्खी उसकी आंख पर बैठने पर भी वो पलक नहीं झपकाती, यानी लिंडा नॉर्मल नहीं थी। उस दोपहर ईरा नोटिस करती है कि उसकी माँ बाएं हाथ से लिख रही है। तब ईरा पूछती है, तुमने कब से बाएं हाथ से लिखना शुरू किया? लिंडा जवाब देती है, जब मैं मरे हुए हालात के बाद फिर जिंदा हुई तब से ही। उस रात ईरा फिर मिस्टर फियाल के लिए चिट्ठी लिखने बैठती है। अचानक उसे लगा जैसे उसकी माँ ठीक उसके पीछे से चली गई। पीछे मुड़कर किसी को देख नहीं पाती। तभी छत के ऊपर से खून उसके कागज पर गिरता है, यहाँ तक कि उस खून के अंदर कीड़े भी थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरी नींद से अचानक उठकर सुनता है कि ड्राइंग रूम में कोई आवाज कर रहा है। जाकर देखता है लिंडा टीवी की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, जहाँ कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ झिरझिर आवाज है। आरी देखता है लिंडा अपना हाथ खरोंचते खरोंचते चमड़ी तक उधेड़ चुकी है। लिंडा सिर घुमाकर आरी से कहती है, मैं तुमसे वादा पूरा करवाने आई हूँ। आरी पूछता है, कौन सा वादा? अचानक लिंडा कुर्सी से गायब हो जाती है। वह आगे बढ़कर देखता है, कुर्सी पर कोई नहीं है। अचानक अपनी माँ को भयानक तरीके से आगे आते देखकर उसकी नींद टूट जाती है। यह सब उसका बुरा सपना था। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि आरा अपने गर्भ का लाल खून वाला भ्रूण निकालकर कमोड में फेंक रही है। इसके बाद ईरा बाथरूम में जाकर खून से सनी चादर धोने लगती है। अचानक पानी के अंदर देखती है कि एक छोटा लाल खून वाला भ्रूण पानी में तैर रहा है, जिसे देखकर वह डर जाती है, लेकिन जब वह फिर देखती है तो पाती है कि भ्रूण जैसे गायब हो गया है। इधर लिंडा अडेलिया के लिए एक गुड़िया खरीद लाती है। यह देखकर आरी गुस्सा हो जाता है और लिंडा से कहता है, खिलौना खरीद देने की हैसियत मेरी है। यह कहकर वहां से चला जाता है। सीन कट। हम देखते हैं अडेलिया कमरे में गुड़िया से खेल रही थी, लेकिन अचानक गुड़िया का चेहरा भयानक हो जाता है। अडेलिया डर के मारे कमरे से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। गुड़िया का सिर शरीर से अलग होकर तैरने लगता है। अडेलिया चिल्लाने लगती है। खैर, आरी के दरवाजा खोलते ही सब नॉर्मल हो जाता है। आरी डॉल को अलमारी में बंद कर देता है, लेकिन अजीब तरीके से अलमारी का दरवाजा भी खुद ही खुल जाता है। आरी फिर से अलमारी बंद करके ताला लगाकर बेटी को लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरी अपनी बेटी को लेकर हाइड एंड सीक खेल रहा है। आरी अडेलिया को ढूंढते ढूंढते देखता है कि बिस्तर के नीचे छोटे एक बच्चे के पैर दिख रहे हैं। वो मान ही लेता है कि ये अडेलिया के पैर हैं। आरी दोनों पैरों को हल्के से छूते ही अडेलिया पूछती है, पापा तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आरी बिस्तर के नीचे देखते ही अडेलिया जैसी एक भयानक एंटिटी देखता है, लेकिन फिर देखते ही पाता है कि वो वही डॉल है जिसे उसने अलमारी में लॉक करके रखा था। रात में ईरा आरा के साथ एक ही बिस्तर पर सोई थी। आधी रात को आरा की नींद टूट जाती है। लिविंग रूम से आवाज सुनकर वो वहां जाकर देखती है कि लिंडा अपना सिर दीवार पर पटक रही है। आरा के उसके सामने जाते ही लिंडा मुंह से एक अधूरा बच्चा निकालकर आरा के सामने पकड़ती है, जैसे यह आरा का फेंका हुआ वो अधूरा भ्रूण हो। तभी आरा की नींद खुल जाती है। यह सब उसका बुरा सपना था, इसलिए वो फिर सो जाती है। अगले दिन सुबह लिंडा आरी को लेकर बाजार जाती है। घर पर आरा ईरा से पूछती है, माँ को देखकर क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? ईरा कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बाजार में आरी देखता है उसकी माँ एक अंधेरे गली की तरफ जा रही है। वो फॉलो करता है और देखता है लिंडा गली के आखिरी सिरे पर खड़ी है। आरी उसे आवाज देता है तो लिंडा उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसका चेहरा जैसे भयानक हो गया था और वो हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आगे आ रही है और लाइट्स ब्लिंक करना शुरू करती हैं।
अचानक वो गायब हो जाती है और एक तरफ से आकर उसे हॉन्ट करती है। अचानक आरी चौंक उठता है, देखता है वो बाजार में ही खड़ा है। लिंडा तब खरीदारी खत्म करके उसे बुला रही है, चलो घर चलें। रात में आरी अडेलिया को खाना न खिलाकर डाइनिंग टेबल से ले जाता है। इसके बाद लिंडा कहती है, यहाँ मेरा एक और ग्रैंड चाइल्ड होने वाला था, लेकिन उसे तो अबॉर्टेड कर दिया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि आरा भी अपनी माँ की तरह प्रोस्टिट्यूट है। आरा के गुस्से में यहाँ से जाते समय लिंडा कहती है, तुमने भी मेरा रास्ता चुन लिया है, लेकिन हमारे बीच एक फर्क है, वो ये है कि तुमने अपने बेबी को मार डाला है। तुम तो मुझसे भी बुरी हो। यहाँ आकर आरा भी अपने अंदर जमा सारा गुस्सा निकाल देती है। वो कहती है, जिस बच्चे की मुझे जरूरत नहीं उसे मैंने नहीं रखा, लेकिन तुमने हमारी जरूरत न होने के बावजूद जन्म दिया हम पर हाथ उठाने के लिए। हमने बचपन से देखा है कितने मर्द घर आते हैं और जाते हैं। क्या तुमने एक बार भी सोचकर देखा है ये तुम्हारे बच्चों को कितनी तकलीफ देता था? यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे पिता कौन है, और यही तुम्हारे और मेरे बीच फर्क है। मैं नहीं चाहती थी कि वो भी हमारी तरह नरक की जिंदगी जिए, इसलिए उसे जीने नहीं दिया। इसके बाद आरा उदास मन लेकर यहाँ से चली जाती है। ईरा माँ से माफी मांगकर कहती है, आरा की बातों से दिल छोटा मत करो माँ, उसने जानबूझकर नहीं कहा। लिंडा हंसकर कहती है, तुम बहुत भोली हो, आरा ने बहुत बड़ा पाप छिपा रखा है। इसके बाद ईरा जब डाइनिंग टेबल समेट रही थी तब अचानक टीवी खुद ही चालू हो जाता है। ईरा टीवी बंद करती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर ऑन हो जाता है। अब टीवी की स्क्रीन पर एक तस्वीर उभरती है। तब हम एक डेमोनिक हाथ ईरा के कंधे पर देखते हैं, जो पल भर में ही गायब हो जाता है। दूसरी तरफ आरा के रूम में एक डेमोनिक चेयर पर लिंडा को बैठे देखते हैं, जो आरा के आंख खोलते ही गायब हो जाती है। आरा आंख खोलकर किसी को देख नहीं पाती, लेकिन आंख बंद करने पर चेयर की आवाज सुन पाती है। डर से वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है, लेकिन अचानक उसके सामने लिंडा का भयानक चेहरा आ जाता है, जो फिर गायब हो जाता है। आरा नोटिस करती है कि उसके ब्रेस्ट से ब्लड बह रहा है। डरकर वो दौड़कर ईरा के पास जाती है और पूछती है, तुमने जो ब्लैक मैजिक की बात कही थी, इसका मामला असल में क्या है? ईरा तब मिस्टर फियाल की चिट्ठी आरा को दिखाती है। दूसरी तरफ आरी तब अडेलिया के पास बैठा था। अचानक एक खिड़की खुल जाती है। वो उठकर खिड़की बंद करके पीछे मुड़ते ही देखता है अडेलिया बिस्तर पर नहीं है, लेकिन वो घर के अंदर से ही अडेलिया की चीख सुन पा रहा था। अचानक अडेलिया भयानक रूप में उस पर अटैक कर देती है और वो चिल्लाना शुरू करता है। चीख सुनकर ईरा और आरा दौड़ कर आती है और आरी के सीने पर धारदार खरोंच के निशान देखती हैं। इस समय अडेलिया को बिस्तर पर देखा जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ईरा फियाल की बात मानकर ब्लैक मैजिक पहचान करने वाला एक रिचुअल करती है। इसके बाद रिचुअल की सारी चीजें चिट्ठी में लिखे मुताबिक वो लिंडा के बिस्तर के नीचे रखाती है। अगले दिन सुबह ईरा वो अंडा तोड़कर देखती है, अंदर काला हो गया है। यह देखकर वे क्लियरली समझ जाते हैं कि लिंडा सचमुच कर्स्ड है। आरी बताता है कि उन सबको यह घर छोड़कर चले जाना चाहिए। यहाँ हम मिस्टर फियाल को पहली बार देखते हैं, जो ईरा की भेजी चिट्ठी पढ़कर कंफर्म करता है कि लिंडा को एक डेमन ने जकड़ लिया है। रात में बहुत तेज आंधी बारिश शुरू होती है, इसलिए तूफान न थमने की वजह से वे घर छोड़ नहीं पाते। डर के मारे सब एक ही कमरे में सोने का फैसला लेते हैं। आधी रात को आरा को फिर पीरियड होता है। चादर भीग जाती है। वो जल्दी बाथरूम जाती है सैनिटरी पैड बदलने। इस समय उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जल्दी बाथरूम से निकलना चाहती है, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो जाता है। पानी की टंकी से आवाज सुनकर वो चेक करने जाती है। अचानक पानी में उसकी माँ की परछाई उभरती है। डर से वो फिसल कर गिर जाती है और सिर फटने से आरा उसी वक्त मर जाती है। इधर ईरा जागकर देखती है आरा बिस्तर पर नहीं है। वो खून के निशान को फॉलो करके दरवाजे के सामने पहुंचती है और देखती है आरा खड़ी है, लेकिन पल भर में वो परछाई गायब हो जाती है। ईरा बाथरूम में घुसकर देखती है उसकी बहन की बेजान बॉडी पड़ी है। ईरा चिल्लाकर रो पड़ती है। इसके बाद कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां लिंडा भी आती है और दफन के बाद सबको घर वापस जाने को कहती है। ईरा कब्र के पास बैठी रहती है। अचानक मिस्टर फियाल उसके पास आता है। यही उनकी पहली मुलाकात थी। फियाल कहता है वो तुम्हारी माँ नहीं, डेविल है। वो और कहता है इस ब्लैक मैजिक में कर्स्ड होने का मतलब उसकी सोल को डेमन को सौंपना। चूंकि डेमन अभी भी लिंडा को ले नहीं पाया, इसलिए वो डेमन बदला लेने आया है। फियाल यकीन से कहता है कि जिसने ब्लैक मैजिक किया है वो दरअसल ईरा के अपनों में ही कोई होगा। तब ईरा समझ जाती है यह कौन कर सकता है। आरी को लौटते वक्त याद आता है बचपन में उसके और आरा के घर छोड़कर चले जाने की बात। ईरा ने माँ से अनुरोध किया था कि उन्हें जाने न दे, लेकिन लिंडा जिद्दी थी। उसने कहा था कि वे जाएंगे कहाँ, एक हफ्ते के अंदर ही वापस आ जाएंगे, लेकिन वे फिर घर नहीं लौटे। बहुत साल बाद एक दिन आरी वापस आया था पैसे मांगने, लेकिन लिंडा बिल्कुल मदद करना नहीं चाहती थी। इसलिए आरी ने गुस्से में कहा था कि मुझे पैसे देना क्या तुम्हारे खुद के शरीर बेचने से ज्यादा मुश्किल है। लिंडा गुस्से में आरी को थप्पड़ मारकर कहती है इतना आसान लगता है तो अपनी वाइफ का शरीर बेच दो, और थोड़े कुछ पैसे फेंक कर चली जाती है। घर लौटकर वह अपनी वाइफ को बताता है कि पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ,
इससे उसकी वाइफ उसे और अडेलिया को छोड़कर चली जाती है। आरी तब गुस्से में लिंडा पर ब्लैक मैजिक करता है, जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद शैमन कर्स्ट किया हुआ कपड़ा देकर कहता है, इसे लिंडा के घर की मिट्टी में गाड़ दो। वो यह भी कहता है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम कपड़ा उठाकर जला दोगे तो सारा कर्स्ट कट जाएगा। अब आरी अपनी गलती समझ गया है, इसलिए वो कर्स्ट कपड़ा मिट्टी खोदकर निकालने की कोशिश करता है जलाने के लिए। आरी अडेलिया को पास खड़े रहने को कहता है, लेकिन डेमन अडेलिया को बहलाकर घर के अंदर ले जाता है, जिस पर आरी ने ध्यान ही नहीं दिया। तब ईरा आकर कहती है, तुमने माँ को कर्स्ट क्यों किया? क्या तुम पागल हो गए हो? आरी कहता है, मुझे कर्स्ट कपड़ा मिट्टी खोद कर निकाल कर जलाने दो। तभी वो ध्यान देता है कि अडेलिया वहां नहीं है। दौड़कर वे सब घर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन लिंडा दरवाजा बंद कर देती है। ईरा कहती है, तुम जाकर हमें इस कर्स्ट से आजाद करो, मैं अडेलिया को बचाती हूँ। आरी जाने से पहले माफी मांगकर कहता है, जो भी हो जाए अडेलिया को बचाओ। ईरा खिड़की से कमरे में घुसती है और दूसरी तरफ आरी मिट्टी खोदता रहता है और मिस्टर फियाल दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमरे में ईरा देखती है, अचानक टीवी की स्क्रीन पर लिंडा को देखा जा रहा है। फिर जो हाथ लिंडा का गला दबाकर मारे थे, वो हाथ ईरा का भी गला पकड़ लेते हैं। हाथों के चले जाने के बाद ईरा अडेलिया को देख पाती है। ईरा अडेलिया को लाने के समय ध्यान देती है कि वो अडेलिया को नहीं बल्कि एक कटा हाथ पकड़े है, जिसे वो तभी फेंक देती है। इधर आरी को तब भी कपड़ा नहीं मिल रहा था। ईरा देखती है, अडेलिया उसके सामने से चलकर खिड़की के पास जाकर सिर पटक रही है। ईरा उसे बचाने जाती है तो डाइनिंग टेबल खुद से आकर ईरा को रोक देती है। ईरा हिल भी नहीं पाती। इस समय वो डेविल दीवार से नीचे उतरता है और अडेलिया को मारने के लिए जाता है। यहाँ उसका असली रूप दिखाई देता है। इसके बाद वो डीमन कहता है, ईरा क्या तुम जानती हो प्रॉमिस करने पर उसे निभाना होता है, लेकिन इंसान तो हमेशा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ता है। चूंकि वादा नहीं निभाया गया, इसलिए मैं तुम सबकी जान लूंगा। और यह आरा से शुरू हुआ है। अब अडेलिया। ईरा भी समझ जाती है वो किस वादे की बात कर रहा है। तभी मिस्टर फियाल कमरे में घुसते हैं, लेकिन वो डीमन अपनी पावर इस्तेमाल करके फियाल को फेंक देता है। इधर आरी आखिरकार कपड़ा ढूंढ लेता है और आग लगा देता है। साथ ही साथ वो डेमन भी खत्म होना शुरू हो जाता है और अडेलिया भी बच जाती है। ईरा अडेलिया के पास जाती है और अपनी माँ की डेड बॉडी देखती है। बाद में वह अडेलिया को लेकर आरी के पास चली आती है। उन्होंने सोचा था सब शायद नॉर्मल हो गया है, लेकिन तभी वो डेमोनिक हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर आरी को खींचकर मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। ईरा ऊपर खड़े होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह ईरा अपनी माँ और भाई की कब्र के पास बैठी थी। तब मिस्टर फियाल आकर ईरा से सवाल करते हैं, क्या तुम्हारा पूरा नाम अंडीरा कुसुमा देवी है? ईरा कहती है, आपको कैसे पता चला? तब मिस्टर फियाल ईरा को एक चिट्ठी देते हैं, जहां उसकी माँ के साथ मिस्टर फियाल की फोटो भी थी। चिट्ठी में लिंडा ने लिखा था, प्रिय फियाल, मैं माफी चाहती हूं तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने के लिए। तुम ही एकमात्र पुरुष हो जिसे मैंने प्यार किया था, लेकिन तुम मुझसे भी बेहतर किसी को डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे अंश को अपने गर्भ में धारण करके चली जा रही हूं। मैं उसका नाम रखूंगी अंडीरा कुसुमा देवी। ईरा समझ जाती है मिस्टर फियाल उसके पिता हैं और यहां पिता बेटी का मिलन होता है। और अडेलिया कब्र के पास खड़ी होकर स्थिर दृष्टि से देखती रहती है और मूवी यहीं खत्म होती है।
ईरा अडेलिया के पास जाती है और अपनी माँ की डेड बॉडी देखती है। बाद में वह अडेलिया को लेकर आरी के पास चली आती है। उन्होंने सोचा था सब शायद नॉर्मल हो गया है, लेकिन तभी वो डेमोनिक हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर आरी को खींचकर मिट्टी के अंदर ले जाते हैं। ईरा ऊपर खड़े होकर देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन सुबह ईरा अपनी माँ और भाई की कब्र के पास बैठी थी। तब मिस्टर फियाल आकर ईरा से सवाल करते हैं, क्या तुम्हारा पूरा नाम अंडीरा कुसुमा देवी है? ईरा कहती है, आपको कैसे पता चला? तब मिस्टर फियाल ईरा को एक चिट्ठी देते हैं जहां उसकी मां के साथ मिस्टर फियाल की फोटो भी थी। चिट्ठी में लिंडा ने लिखा था, प्रिय फियाल, मैं माफी चाहती हूँ तुम्हें इस तरह छोड़कर जाने के लिए। तुम ही एकमात्र पुरुष हो जिसे मैंने प्यार किया था, लेकिन तुम मुझसे भी बेहतर किसी को डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारे अंश को अपने गर्भ में धारण करके चली जा रही हूँ। मैं उसका नाम रखूंगी अंडीरा कुसुमा देवी। ईरा समझ जाती है मिस्टर फियाल उसके पिता हैं और यहाँ पिता बेटी का मिलन होता है और अडेलिया कब्र के पास खड़ी होकर स्थिर दृष्टि से देखती रहती है और मूवी यहीं खत्म होती है।